काम ऐसा करो कि कुछ पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी काट लेता है हर कोई, जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हारी एक मिसाल बन जाए। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। रफ्तार नीट की केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत। मैं हूं आपका ऋतिक सर, और हम लोग डॉक्टर बनने की दिशा में जो हमारा सफर शुरू हुआ है उसके चौथे पड़ाव पर हैं आज। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के चौथे लेक्चर में हैं आज। बच्चों, पिछले 3 लेक्चर में हम लोग मोल के बारे में काफी सारी बातें कर चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली मोल से ही रिलेटेड है। तो मोल के बारे में काफी बातें हम लोग कर चुके हैं, है ना। काफी सारी थियोरी और काफी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए। न्यूमेरिकल्स का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आज के लेक्चर में भी न्यूमेरिकल्स का सिलसिला जारी रहने वाला है। बच्चों, ऐसा है कि पिछले 3 लेक्चर्स में मैं देखता हूं मैं कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, यहाँ पे कमेंट्स पढ़ता हूं, बड़ा प्यार मिलता है। आपका प्यार देख के अच्छा लगता है और काफी अच्छा फील करता हूं मैं कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। और मतलब लड़कियों की भाषा में कहूं तो मतलब आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मेरे को लगता है ओ क्या बात है, मजा। ओ 2 ही चीजें हैं बस जिनने दुनिया की, मतलब लड़कों की जिंदगी 2 ही चीजों से खराब हुई है। लड़कों की अगर पर्सपेक्टिव से बात करो, लड़कों की जिंदगी 2 ही चीजों से खराब हुई है। एक लड़कियों की औ से और एक जमाने वालों की हौ से। ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, इनकी हौ और लड़कियों की औ, बस यही बस लड़कों की जिंदगी खराब करते हैं, ठीक है ना। तो इनसे बच के रहें और पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई लगातार चलती रहनी चाहिए। जिन लोगों ने जोश के साथ शुरुआत की है वो अपना जोश और होश बनाए रखें, और जिस मोमेंटम के साथ शुरू किए हैं वो मोमेंटम अंत तक मेंटेन रखने की कोशिश करें, ताकि ये जो प्रीवियस ईयर का आपका बैकलॉग है, 11वीं क्लास का जो बैकलॉग है, ये क्लियर हो जाए और आप ज्यादा अच्छा कर पाए नीट में। इन सारी चीजों से आपको एज मिलने वाला है प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि भाई 45 टू 50% के आसपास 11th का सिलेबस आएगा नीट में। अराउंड 45% सिलेबस होता है, वो 11वीं के सिलेबस से होता है जो क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर। तो अराउंड 45% सिलेबस आप कवर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसलिए इसको ध्यान से और ढंग से कवर करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और ज्यादा एज मिले और ज्यादा आपको मजा आए। खैर, तो और हौ से आगे चलते हैं। आज बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल के तीसरे फॉर्मूले की। टॉपिक वाइज आज हमें सीखना है, एक तो वेपर डेंसिटी और एक सीखना है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन। लास्ट के लेक्चर के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे। हमने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का क्वेश्चन कर लिया है, हमने मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का क्वेश्चन कर लिया है। एक क्वेश्चन और करेंगे आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का, और उसके बाद हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। बोर्ड ने धोखा दे दिया है। बोर्ड कह रहा ना 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 मैं नहीं पढ़ाने दूंगा, बहुत रफ्तार हो गई, थोड़ी रफ्तार कम करो, मैं नहीं पढ़ाने दूंगा। खैर, बोर्ड भी वापस आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Find out number of valence electron in 4.2 gram N3 minus 4.2 gram N3 minus ions। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आयंस जो होते हैं, आयंस के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में डिफरेंस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है, ये हमें पता है। तो क्योंकि आयंस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है और मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसका मतलब आयन बनने पर क्या मास में कोई चेंज आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब आप एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब आयन ना तो एटम है
ना ही मॉलिक्यूल है। तो आयन के मास को बच्चों हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। तो यहां पर एक तो हमें यह समझ लेना है कि जो फॉर्मूला मास ऑफ आयन होता है वो बच्चों, अगर सिंगल एटम का आयन है तो एटॉमिक मास, और अगर मल्टीपल एटम्स का आयन है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पेरेंट स्पीसीज के बराबर होता है। ठीक है ना? मान लो कार्बोनेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन होगा, इसमें एक से ज्यादा तरह के एटम मौजूद हैं। और ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा है N3-, इसमें भी नाइट्रोजन के 3 एटम मौजूद हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो भी पेरेंट स्पीसीज का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा उसके बराबर आयन का मास होने वाला है। ये बात तो एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि आयन बनने पर मास में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहली चीज तो निकाल लो बेटा फॉर्मूला मास ऑफ N3- आयन। नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14 × 3 42 ग्राम। ग्राम में डील कर रहे हैं, ग्राम में चलते हैं, ग्राम में डील कर रहे हैं, ग्राम में डील करते हैं, सीधे सीधे मोल में खेलते हैं। ग्राम का मतलब मोल की बात चल रही है तो सीधे सीधे मोल में डील करते हैं, है ना? सबसे पहले निकालिए मोल्स ऑफ N3- आयन। मोल्स ऑफ N3- आयन, मोल्स ऑफ N3- आयन। N3- इस आयन के आपको क्या निकालने हैं? मोल निकालने। क्या निकालने हैं? मोल निकालने हैं। ठीक, आइए निकालें। फोर 4.2 डिवाइडेड बाई 42, 0.1 मोल, 0.1 मोल आयन आ गए। ठीक है। अब बच्चों नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन होता है 7 नाइट्रोजन। ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा 1s2 2s2 वाली नहीं लिख रहा हूं, सिंपल वाली लिख रहा हूं, 10वीं क्लास वाली 2 और 5। ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 1 N3- आयन कितने होंगे बच्चों? वो बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 N3- आयन कितने होंगे? 5। एक नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन है 3, 15 प्लस 1 16। ये एक क्यों किया? ये एक क्यों किया? जोड़ा क्यों? ये जो चार्ज है ना, एक्स्ट्रा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का, आपको पता होगा चार्ज जब भी आता है तो भी वैलेंस शेल में आता है, इलेक्ट्रॉन जब भी एंटर करता है तो भी वैलेंस शेल में करता है, और जाता है तो भी वैलेंस शेल से जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो भी वैलेंस शेल में ही होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट हुआ है तो भी वैलेंस शेल से ही होगा। ऐड हुआ है तो भी वैलेंस शेल में ही होगा, सब्ट्रैक्ट हुआ है तो भी वैलेंस शेल से ही होगा। क्लियर है? तो ये जुड़ गया इसके अंदर। 1 मोल आयन में इतने हो गए। कल मैंने आपको समझाया था कि जो चीज सिंगल आयन में चलेगी वो मोल में भी चलेगी, केवल यहां मोल आ जाएगा। तो 1 मोल आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 मोल, और हमारे पास है कितना? ये 0.1 मोल। तो 1 मोल में 16 मोल, फिर वही 5वीं क्लास आ गई। 0.1 में कितना होगा? 1.6 मोल इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, ये तो हमने मोल निकाल दिए, ये तो हमने मोल निकाल दिए। आपको याद होगा मैंने बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल जब निकालना होता है मोल से तो क्या करते हैं? Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये Na से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.6 Na इलेक्ट्रॉन्स निकल आए। Na से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.6 Na इलेक्ट्रॉन्स निकल आए। आप मोल लिखो, Na इलेक्ट्रॉन की जगह 1 मोल लिख दो, नहीं मोल नहीं लिखना है तो इंटू Na लिख दो, एक ही बात है। आंसर आ गया 1.6 Na। ठीक है, 1.6 Na। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं है इसमें, होनी तो नहीं चाहिए, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए जी, अब बात करते हैं हम मोल्स ऑफ गैसेस की एट एसटीपी। मोल्स ऑफ गैसेस एट एसटीपी। ठीक है, यह है मोल का तीसरा फॉर्मूला। व्हाट इज एसटीपी?
व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी होता है बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और एनटीपी क्या होता है? एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंडर्ड, बड़ी बात, बड़े बड़े लोग। नॉर्मल मतलब आम जनता, ठीक है। आईयूपीएससी ने आपके लिए एसटीपी और एनटीपी को सेम कर दिया है, तो आपके लेवल पे एसटीपी और एनटीपी सेम होगा। वैसे सेम नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है दोनों के अंदर, ठीक है ना। लेकिन आपके लेवल पे दोनों सेम होगा। एसटीपी और एनटीपी पर टेम्परेचर आप लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273.15 केल्विन, या फिर 273 केल्विन। सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, पहले ही लेक्चर में बताया था। कैलकुलेशन की आसानी के लिए 273 लेके चलेंगे। और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक, प्रेशर लेके चलेंगे 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये टेम्परेचर लेके चलेंगे, ये प्रेशर लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब जितनी भी गैसेस हमारे आसपास होती हैं वो सारी की सारी आइडियल गैसेस मानी जाती हैं। जितनी भी गैसेस हमारे आसपास होती हैं बच्चों, वो सारी की सारी आइडियल गैसेस मानी जाती हैं। और जितनी भी आइडियल गैसेस होती हैं वो एक इक्वेशन को फॉलो करने की कसम खाया होती हैं। उन्हें कसम दी होती है कि ये वाली इक्वेशन तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी, तुम्हें कसम है तुम्हारी, है ना, तुम्हें मां कसम है, ये वाली इक्वेशन तुम्हें फॉलो करनी है। तो इनको एक कसम दी होती है कि जितनी भी आइडियल गैसें होती हैं सारी की सारी एक इक्वेशन को फॉलो करती हैं। कौन सी इक्वेशन है वो? सभी लोग जानते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी जानते हैं सभी लोग, पीवी बराबर एनआरटी। क्लियर है? इस इक्वेशन को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको लिख के बताऊंगा। फिलहाल पीवी बराबर बच्चों एनआरटी, यहां से वी आएगा निकल के एनआरटी बाई पी, वी निकल के आएगा एनआरटी बाई पी। इसमें आर जो होता है वो क्या होता है? आपका बड़ा प्यारा दोस्त, उसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, लड़कियां लगातार कमेंट कर रही हैं, बार बार लड़कियों कमेंट आ रहा है, सर की राइटिंग, सर आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, सर आपकी राइटिंग कितनी बढ़िया है, सर कितना बढ़िया लिखते हैं सर आप, ऐसा लग रहा प्रिंट करा के पढ़िए, है ना। इस राइटिंग के पीछे बहुत बहुत मैंने दुख झेले हैं इस राइटिंग की वजह से, कभी बताऊं, बहुत जिंदगी में दुख झेले हैं इस राइटिंग की वजह से मैंने। तो आर बराबर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू आप लेके चलेंगे यहां पर, वैसे उसकी 3-4 वैल्यूज होती हैं, आप जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे आर बराबर 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल केल्विन। इस चैप्टर में जहां जहां जरूरत पड़ेगी, वैसे तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वैसे तो जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, मैं पढ़ने ही नहीं दूंगा जरूरत, लेकिन अगर मान लीजिए जरूरत पड़ जाए तो आर बराबर 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल केल्विन लेके चलेंगे। इसको हम लोग प्यार से मतलब कैलकुलेशन की आसानी के लिए आर बराबर 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल केल्विन के अलावा भी बाकी 2-3 वैल्यूज से और देखते हैं, लेकिन यहां पर यही वाली वैल्यू काम में आने वाली है। क्लियर है? यहां पर यही वैल्यू काम में आने वाली है। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ जी, तो एट एसटीपी इसमें टेम्परेचर को पुट कर दीजिए 273 केल्विन, प्रेशर को पुट कर दीजिए 1 एटीएम, मोल को पुट कर दीजिए 1 मोल। एट एसटीपी टेम्परेचर को पुट कर दिया 273, प्रेशर को 1 एटीएम, एन को पुट कर दिया 1 मोल। यहां से बेटा जो वीएम निकल के आएगा, वीएम निकल के आएगा 22.4 लीटर। जब आप ये सारी की सारी वैल्यूज को पुट करोगे, वीएम निकल के आएगा 22.4 लीटर, जो कि वीएम क्या होता है बच्चों? वीएम होता है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस। तो गैस चाहे कोई सी भी हो, गैस चाहे कोई सी भी हो, आइडियल गैस है अगर, तो एसटीपी पर जो वॉल्यूम वो घेरेगी, दैट वॉल्यूम विल बी व्हाट? एसटीपी पर जो वॉल्यूम वो घेरेगी, दैट वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर। दैट वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर, ठीक है ना? क्लियर है मेरी बात?
तो वॉल्यूम जो घेरेगी 22.4 लीटर घेरेगी। इसका मतलब मैं इसे स्टैंडर्डाइज करके कह सकता हूं एट एसटीपी और एनटीपी, ये और वाला ऑब्लिगेट डिवाइड मत कर देना, है ना। हाँ, कि टीपी से टीपी काट दो, तुम्हारा भरोसा नहीं है। बहुत बहुत तगड़े बच्चे पढ़े हैं। एक बार एक बच्चे के स्कूल में पेपर में सॉल्व करने को आया, प्रूव करो साइन एक्स इज इक्वल टू 6n, वो एन से एन काट आया, बोला हो गया प्रूव, पेपर का लेवल बढ़ाओ। ऐसा मत कर देना। एट एसटीपी और एनटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर और 22,400 ml वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है। ये हमें एक रिजल्ट मिल गया ये। तो इस रिजल्ट से हमने एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया हमने फॉर्मूला बनाया कि अगर हमें गैस के मोल्स दिए होंगे, अगर हमें गैस के मोल्स दिए होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल्स अगर दिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। अगर ये लीटर में दिया है तो, अगर ये लीटर में दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स बनेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस बाय 22.4 लीटर। और अगर ये ml में दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये बनेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस अपॉन 22,400 ml, 22,400 ml। ठीक है, ml में दिया है तो ये लगा सकते हैं 22,400 ml। ये फॉर्मूला केवल और केवल गैसेस पर लागू होगा और ये फॉर्मूला केवल और केवल एसटीपी और एनटीपी के वॉल्यूम पर ही लागू होगा। आप हर जगह इसको लागू नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला रीमा लागू होगा केवल कहां पर, एसटीपी और एनटीपी पर ही। एक बात मैं और बता रहा था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल केल्विन। इसको आप 0.082 को 1/12 भी लिख सकते हैं, 1/12। कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे। आप इसे 1/12 भी लिख सकते हैं, 0.082 नहीं लिखना चाहें तो 1/12 लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जिसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है, पीवी बराबर एनआरटी। एक फॉर्म तो ये है इसकी, पीवी बराबर एनआरटी। पी बराबर लिख दिया मैंने एन अपॉन वी आर। इसको मैं लिख रहा हूं मोल्स को कल वाले फॉर्मूले से वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास लिख दिया। ये क्या है बच्चों, ये है वेट ऑफ गैस और ये क्या है, ये है मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, क्यों हंस रहे हो सर, क्या हो गया? वो ओ वाली बात याद आ गई मेरे को ना, ओ वाली है ना। एक बार एक लड़की गई दुकान पे कपड़े खरीदने, दुकान वाले से कहती है भैया पिंक ड्रेस कितने की है? वो बोला 2,000 की। लड़की थी ओ, कहता भैया ब्लू ड्रेस 3,000 की। ओ, और ये भैया ब्लैक ड्रेस? दुकान वाला बोला ओ प्लस ओ। खैर, पीवी बराबर डब्ल्यू बाई एम आई टी। पी बराबर हो गया, यहां से एम को देखो इधर ले आओ, पी एम बराबर डब्ल्यू आर टी बाई वी। पी एम बराबर डब्ल्यू आर टी बाई वी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी। तो ये आ गया पीएम बराबर रो आर टी। आरती पीएम बनी तो रो पड़ी, आरती पीएम बनी तो रो पड़ी। रो होता है इसमें डेंसिटी ऑफ गैस ग्राम पर लीटर। रो होता है इसमें डेंसिटी ऑफ गैस, यूनिट होती है डेंसिटी की ग्राम पर लीटर। इस फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ गैस ग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, हाँ कि ना, बोलो बेटे।
हाँ की ना? तो पीवी बराबर एनआरटी एक फॉर्म होती है, दूसरी फॉर्म होती है पीएम बराबर रो आरटी। आरती को देख के पीएम रो पड़े, आरती को देखा तो पीएम रो पड़े। ठीक है जी, चलिए। तो यह हमारी कहानी हो गई तीसरे वाले फॉर्मूले की। तो आइए लेट अस सॉल्व सम कुछ क्वेश्चंस। वाह क्या इंग्लिश बोली मैंने, लेट अस सॉल्व सम कुछ क्वेश्चंस। आइए लेट अस सॉल्व कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग फाइंड द नंबर ऑफ O atoms in 1120 centimeter cube CO2 at STP। ये पहला क्वेश्चन है। ये क्या है बच्चों? ये पहला क्वेश्चन है ना? ये है पहला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ O atoms in 1120 centimeter cube CO2 at STP। बच्चों देखिए, जैसा कि मैं और आप सब जानते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में 2 एटम ऑक्सीजन पाई जाती है। सर 2 एटम ऑक्सीजन क्यों बोला, O2 क्यों नहीं बोला कि एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 पाया जाता है? बेटा मॉलिक्यूल एटम से मिलके बनता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से मिलके थोड़ा ना बनेगा। मॉलिक्यूल में एटम जुड़ेंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के लगेंगे तब जाकर एक मॉलिक्यूल CO2 का बनेगा। जो रिलेशन पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो रिलेशन यहां पर होता है वो यहां भी लग जाता है, हाँ या ना? 1 मोल CO2 में 2 मोल O एटम्स मौजूद होंगे। 1 मोल CO2 में 2 मोल O एटम्स मौजूद होंगे। कोई समस्या? 1 मोल CO2 में 2 मोल O एटम्स मौजूद होंगे। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस मोल ऑफ CO2 मिल जाए, काम हो जाएगा। मोल ऑफ CO2 के लिए उसने क्या दे रखा है हमें? STP पर वॉल्यूम। छोटू का वॉल्यूम कितना है? छोटू का वॉल्यूम है 1120 सेंटीमीटर क्यूब, और आप जानते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब को ml भी कहते हैं, 1120 ml। तो बेटा छोटू के मोल कितने होंगे? वॉल्यूम एट STP अपॉन वॉल्यूम ml में दिया है। वॉल्यूम किस में दिया है? ml में। तो जब वॉल्यूम ml में दिया होता है तो नीचे क्या आता है? 22400, ठीक है। यह आ जाएगा बेटा निकल के 1/20 मोल, 1/20 मोल निकल आया। ये कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या है क्या? बोलो, कोई समस्या है? नहीं है ना? ठीक है। तो 1/20 मोल ऑफ CO2 में कितना मोल O2 का होगा? 1/10 मोल O का होगा, ठीक है। अरे ठीक है, मोल आ गया, लेकिन उसने मोल तो पूछा ही नहीं है, उसने तो एटम पूछा है। तो क्या करें? मोल से एटम बनाने होते हैं तो क्या करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर नहीं मान रहा तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रख दो, 10 से डिवाइड कर दो, लो कितने आ गए। और बताओ, पूरी वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दो। कोई प्रॉब्लम? कोनो परेशानी? कोनो परेशानी? कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं। आइए फिर एक और किया जाए, आइए फिर एक और किया जाए। फाइंड आउट मोलर मास ऑफ अ गैस। Find out molar mass of a gas whose density
at STP is 0.1784 ग्राम पर लीटर। आपको गैस का मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है। व्हाट इज मोलर मास बच्चों? अरे सर डेंसिटी दे दी है। डेंसिटी को देख के आधे लोग दहशत में आ गए, कहते अब तो पीएम बराबर रोआटी लगाना पड़ेगा। वो तो ना राजा वजीर चोर सिपाही बचपन में खेलते थे, पता नहीं तुम लोग खेलते हो नहीं खेलते, पता ना अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल का आटा खाना पड़ेगा। वही है कि अब तो पीएम बराबर रोआटी लगाना पड़ेगा, अब तो फंस गए। मैं कहता हूं नहीं लगाना पड़ेगा, बिना इसके काम हो जाएगा। कैसे? देखो बच्चों, मोलर मास क्या होता है? व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल of gas, mass of 1 mole of gas, mass of 1 mole of gas। ठीक है। अब भैया ऐसा है कि मास निकालना है 1 मोल ऑफ गैस का। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इनटू डेंसिटी। डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी फिक्स होती है, अमाउंट के साथ चेंज नहीं होती। जो 1 मोल की होगी वही आधे मोल की होगी, वही 0.1 मोल की होगी, वही 10 मोल की होगी, वो सेम रहेगी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में एक मजेदार चीज दी हुई है, आपको एसटीपी दिया हुआ है, दिया है ना। और 1 मोल गैस का वॉल्यूम आप जानते हैं एसटीपी पर कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 22.4 लीटर। इंटू बच्चों, इंटू डेंसिटी। लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो डेंसिटी का फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू। देखिए 22.4 लीटर, डेंसिटी आपने ली है ग्राम पर लीटर में, लीटर से लीटर देखिए कैंसिल आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा 4 ग्राम। ये आ गया मोलर मास। गोले में क्यों बंद किया? अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम आएगा, आंसर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देख लीजिए, पीएम बराबर रोआटी से बच गए आप, पीएम बराबर रोआटी से बच गए, सीधे सीधे आपने लगा दिया, सॉल्व कर दिया। देख रहे हैं? तो केवल और केवल दिमाग का प्रयोग है और कुछ नहीं है। चीजों को लिंक करना आना चाहिए, चीजों को लिंक करना आना चाहिए। चीजों को लिंक करना सीख जाएंगे, उसके बाद आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। एक बार चीजों को लिंक करना सीख गए, उसके बाद आपको कोई समस्या होगी ही नहीं, है ना। आइए जी, एक और करेंगे। हाँ सर मजा आ रहा है, जब क्वेश्चन बनने लगते हैं कितना मजा आता है ना। हाँ जी, हाँ सर बड़ा मजा आ रहा है, क्वेश्चन बन भी रहे हैं। चलिए फिर आइए, क्वेश्चन बन रहे हैं तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन और करते हैं। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है ये भी जो करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following will contain minimum number, सत्यानाश इसका, of atoms। Which of the following will contain minimum number of atoms? minimum number of atoms किसमें होंगे? A 5.6 लीटर NH3 at STP। ऑप्शन लिखते हैं, थोड़ी जगह लेके लिखेंगे। 5.6 लीटर NH3 at STP। B 4 ग्राम ऑक्सीजन। C 3.01 into 10 to the power 22 molecules H2SO4। और D 2.24 ग्राम हाइड्रोजन गैस। आपको गिनने हैं एटम, मॉलिक्यूल नहीं गिनने, ध्यान रखिएगा, एटम गिनने, मॉलिक्यूल्स नहीं गिनने हैं आपको, एटम्स गिनने हैं। ये एटम्स हैं
इनमें से आपसे पूछ रहा है सबसे कम एटम किसमें होंगे, सबसे कम एटम किसमें होंगे। तो आइए देखें, इस वाले क्वेश्चन की ब्यूटी है कि इसमें मैंने जो मोल के तीनों फॉर्मूले तुम्हें बताए हैं, तीनों यूज कर दिए हैं, इसमें सब लग जाएगा इसके अंदर। और एटम्स निकालने के लिए तुम्हें अल्टीमेटली मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एटम्स निकालने का रास्ता मोल से होकर जाता है। तुम जानते हो कि मोल्स क्या होते हैं? सत्यानाश, ये कौन सी मेहंदी लगा दी मैंने इसको। मोल क्या होते हैं? मोल होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नंबर अपॉन आना। तो अगर एटम्स को है बुलाना तो करना पड़ेगा मोल इनटू आना। आना, जब मोल को कहेंगे कि आना तभी तो आएंगे एटम्स। तो एटम्स अगर निकालने हैं या मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं तो मोल इनटू आना करना पड़ेगा। तो ये रास्ता जाएगा किससे होके? मोल से होके जाएगा। सबसे पहला काम है मोल निकालना, तो आइए मोल निकाला जाए। सबसे पहले निकालिए अमोनिया के मोल। अमोनिया के मोल 5.6 लीटर एसटीपी पर है, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, 1/4 मोल आ जाएगा ये। ठीक है, ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आए हैं। अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा तरह के आइटम है इसमें, तो ये अमोनिया के मॉलिक्यूल के मोल आए हैं। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम है? 4। तो 1/4 मोल में कितने होंगे? 1 मोल या फिर Na एटम्स। ये कन्वर्जन मैं आपको करके दिखा चुका हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने 2-3 कराए हैं कि मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चंस में करा चुका हूं। वही चीज मैंने यहां पर सीधे सीधे यूज कर ली है। क्लियर? बिल्कुल है, क्लियर है सर, कोई समस्या की बात ही नहीं है। 4 ग्राम O2 ऑक्सीजन के निकाल लो मोल, 4/32 1/8 मोल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 2। तो इसके कितने होंगे एटम्स के लिए? इंटू 2 कर दो, 1/4 मोल। Na/4, Na/4 एटम्स आ गया, ये बी पार्ट आ गया। अब सी पार्ट को देखो, 3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइड करो इसे अवोगाद्रो नंबर से, यह आएगा 0.05 मोल। अब 1 मोल H2SO4 में कितने एटम है? 1 मोल H2SO4 में कितने एटम है? 7 मोल एटम है कि नहीं है? 2 इसके, 1 इसका, 4 इसके, 7 मोल एटम है। तो बच्चों 0.05 मोल H2SO4 में कितने होंगे? 0.35 Na। सीधे लिख दिया मैंने 0.35 मोल और इसको लिख दिया 0.35 Na। ठीक है, लास्ट आया ये मोल 2.24 डिवाइडेड बाई 2, 1.12 मोल। एटम्स इंटू 2 कर दो, 2.24 Na। लो जी, मिनिमम पूछे किसमें आ रहा है मिनिमम? 2.24 Na, Na 0.35 Na, सबसे कम है ये 4 ग्राम O2, 0.25 Na मिनिमम आ रहा है इसमें। मैक्सिमम पूछे होते तो आंसर क्या होता? डी ऑप्शन। मैक्सिमम पूछे तो आंसर क्या होता? डी ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन और मिनिमम मोल पूछे होते ये आंसर देते, मैक्सिमम मोल पूछे होते डी वाला आंसर देते। आपकी आंखों के सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है और इसमें मैंने हर वो कॉन्सेप्ट लगा दिया है जो अब तक हम लगाते आ रहे हैं। चाहे वो मॉलिक्यूल में से एटम निकालना हो, ये देखिए, चाहे वो ये वाला फॉर्मूला लगाना हो, ये देखिए, चाहे वो कल के लेक्चर के फॉर्मूले लगाने हो, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर यूज कर दी हैं। तो इस प्रकार से मोल से निकलने वाले, मोल से होने वाले क्वेश्चंस इस प्रकार से बन जाते हैं। अब आइए वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। अब आइए वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। गैसेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेपर डेंसिटी का। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गैसेस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेपर डेंसिटी का। तो इसको ध्यान से समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वेपर डेंसिटी का। एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, सत्यानाश इसका, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैस with density of hydrogen is called vapor density of gas। ठीक है, किसी गैस की डेंसिटी का रेशो ले रहे हैं, किसी गैस के मोलर मास का, सॉरी, डेंसिटी का रेशो ले रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ले रहे हैं, और किसकी डेंसिटी से ले रहे हैं? हाइड्रोजन की डेंसिटी से ले रहे हैं, हाइड्रोजन की डेंसिटी से ले रहे हैं। हाइड्रोजन से क्यों ले रहे हैं? वन ऑफ द लाइटेस्ट गैस है, इसलिए हाइड्रोजन की डेंसिटी से ले रहे हैं। वेपर डेंसिटी बेसिकली ये चेक करती है कि कोई गैस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितनी भारी है, कोई गैस हाइड्रोजन से कितनी ज्यादा डेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन इज द लीस्ट डेंस गैस, लीस्ट डेंस गैस, सबसे कम डेंसिटी हाइड्रोजन की होती है, सबसे कम जो डेंसिटी रहती है वो हाइड्रोजन की रहती है। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कोई गैस कितनी ज्यादा डेंसर है, ये बात आपको कौन बताता है? वेपर डेंसिटी बताती है। कौन बताता है भैया? वेपर डेंसिटी बताती है। ठीक है, तो कैसे निकलेगी वेपर डेंसिटी? देखिए, वेपर डेंसिटी बराबर गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन की डेंसिटी। ठीक है, ये दोनों ही एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर लिया गया है, दोनों को फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर लिया गया है दोनों को। गैस की डेंसिटी रो गैस अपॉन रो हाइड्रोजन। अभी हम गैस की डेंसिटी को रिलेट करके आए हैं, पीएम बराबर रो आर टी। यहां से अगर निकालेंगे, अभी हम निकाल के आए हैं पीएम बराबर रो आर टी, तो यहां से निकालेंगे गैसेस के लिए क्या होता है, पीएम जो है वो आरती को देख के रो पढ़ते हैं, तो रो बराबर हो गया बच्चों पीएम बाई आर टी, रो हो गया पीएम बाई आर टी, उठा के रख दीजिए। रो बराबर हो गया बच्चों पीएम बाई आर टी, उठा के रखिए। गैस का प्रेशर मोलर मास आर इंटू टी अपॉन हाइड्रोजन का प्रेशर, हाइड्रोजन का मोलर मास आर इंटू टी। कोई परेशानी? प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए दोनों जगह पर पी और टी लिए गए। आर तो बचपन से कांस्टेंट है, तो आरती आरती प्रेशर प्रेशर निपट गया, आरती आरती प्रेशर प्रेशर निपट गया। आरती आरती को ले गई, बोली मैं जा रही हूं। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है बच्चों? वेपर डेंसिटी होती है बच्चों गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास, और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, तो एम गैस बाई 2, एम गैस बाई 2। तो किसी भी गैस के मोलर मास का वेपर डेंसिटी से रिलेशन होता है, वेपर डेंसिटी जो होती है मोलर मास की आधी होती है। वेपर डेंसिटी जो होती है बच्चों वो मोलर मास की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी। क्या होती है? आधी। ठीक है ना, आधी। यहां पर एक नोट वाली बात है, वेपर डेंसिटी बेसिकली डेंसिटीज का रेशो है, और कोई भी रेशो होता है जो वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो वेपर डेंसिटी भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। पहली बात, वेपर डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये पहली बात है समझने वाली। दूसरी बात, वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट एक्सक्लूसिवली केवल गैसेस पर लागू होता है। वेपर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल गैसेस के लिए लागू होता है, सबके लिए लागू नहीं होता। कुछ ज्यादा अक्लमंद लोग हैं, सब जगह लगा देते हैं। ज्यादा अकल नहीं लगानी है, केवल गैसेस के ऊपर लगाना है, ठीक है ना। ज्यादा अकलमंद लोग हैं वो सबके ऊपर लगा, सॉलिड और लिक्विड की पूछने लगते हैं। वे कमेंट में पूछेंगे सर सॉलिड की निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, लिक्विड की निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, है ना। क्वेश्चन पूछने वाले बहुत लोग होते हैं, तो फिर क्वेश्चन में पूछने लगते हैं। अकलमंद लोग काफी होते हैं ना अपने यहाँ। हाँ,
जैसे एक स्कूल था, वहां पर मैथ के मास्टर साहब थे, क्लास में पढ़ा रहे थे, बच्चों से बोले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन का जो जवाब देगा उसे इनाम में 20 रुपए मिलेंगे। मास्टर साहब थे कंजूस, बच्चों को पता था 20 रुपए मिलने वाले तो है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा सर पूछो। मास्टर साहब ने कहा एक पुल है, पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है। पुल की लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर। उस पर से एक ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। उस पर एक ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। तो बताओ मेरी उम्र क्या है? सारे बच्चे सन्नाटे में आ गए। एक लड़का था बंटी, बंटी से आपकी मुलाकात बार बार होगी। बंटी से आपकी पहली मुलाकात है ये। बंटी अपना जो है ना, बंटी बहुत ही तेज बच्चा है, बहुत ही तेज, फुलटू, बहुत तेज दिमाग का बच्चा बंटी अपना। तो बंटी खड़ा हुआ, बंटी बोला सर मैं बताऊंगा। सर बोले बताओ। वो बोला सर आपकी उम्र है 50 साल। सर बोले अरे वाह बेटा, तुम्हें कैसे पता? बिल्कुल सही जवाब, कैसे पता? कहता सर बस ऐसे ही अंदाजा लगाया। कहता कैसे? क्या सर? बंटी बोला सर मेरी गली में ना एक भैया रहते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो भैया रहते हैं, 25 साल के हैं, आधे पागल हैं। 25 साल के हैं और आधे पागल हैं। तो वैसा दिमाग ना लगा दे, है ना, ऐसा दिमाग ना लगाए मास्टर साहब जैसा। ये दो बातें याद रखें, यूनिटलेस क्वांटिटी है और वेपर डेंसिटी जो होती है एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर गैसेज। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेज। चलिए इस पर करते हैं छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन। पहला प्रश्न, अ गैस हैज फॉर्मूला a gas has formula N2x, N2 के नीचे x है, पावर में नहीं, नीचे है x, N2x and its vapor density is 70. Find the molar mass of, मोलर मास नहीं, फाइंड द मोलर फॉर्मूला कोई चीज नहीं होती, फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा यहां पे। फाइंड द हटाओ इसको, फाइंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ गैस, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने हाथ में मोबाइल ले रखा है, मोबाइल से क्वेश्चंस देख देख के आपको करवा रहा हूं, मोबाइल में क्वेश्चन नोटेड है, मोबाइल में लिख के लाया हूं, मोबाइल से करवा रहा हूं। उसका रीजन है, उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। आपको हर तरह का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करवाना, आपको आपको सिर्फ आपको हर तरह का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करवाना मेरा कमिटमेंट है, मेरा कमिटमेंट है, मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको हर तरह का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करवाऊं। लेकिन समस्या यह है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं भूल जाता हूं मैंने क्या की थी। तो मतलब मेरे को ना याद नहीं रहता थोड़ा सा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन फिर अपने नोट करके लाता हूं, ठीक है, ताकि मैं भूल ना जाऊं। हाँ। खैर, सोल्यूशन की बात करते हैं इस क्वेश्चन के। वेपर डेंसिटी पर इस तरह के क्वेश्चन सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, सबसे कॉमन कैटेगरी आपको यही मिलेगी वेपर डेंसिटी पर। इसमें करना क्या होता है, आपको गैस का एक फॉर्मूला दिया होगा, जैसे यहां दिया हुआ है N2x, इसका मोलर मास आप निकालेंगे, वो निकलेगा 28x, N2 का 28 इंटू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कितनी है? 70। तो यहां से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी इंटू 2, 140। क्योंकि वेपर डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, गैस के मॉलिक्यूलर मास का आधा ही तो होती है। अब ये भी गैस का मोलर मास बता रहा है, ये भी गैस का मोलर मास बता रहा है, दोनों बात एक ही गैस की कर रहे हैं, तो क्या है दोनों बराबर होंगे? हाँ सर बिल्कुल होंगे, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो 28x बराबर 140, x बराबर आएगा 5। तो गैस का फॉर्मूला क्या होगा, गैस का फॉर्मूला क्या होगा?
N2, ठीक है। अब कमेंट में ये मत पूछना ये वाली गैस होती है कि नहीं होती, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कमेंट में मत पूछना ये वाली बात कि ये वाली गैस होती है कि नहीं होती, मैं बताऊंगा तो वैसे भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहा क्लियर कर दें, है ना, क्लैरिटी होना जरूरी है जिंदगी में। एक और करेंगे इसी प्रकार का, एक और करेंगे इसी प्रकार का। हाइड्रोकार्बन हैज फॉर्मूला CnH2n+2। CnH2n+2 है एक हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला। इफ इट हैज वेपर, if it has vapor density of 29, इसकी वेपर डेंसिटी अगर 29 हो, then the value of N is A 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करेला पीएमटी का आया हुआ क्वेश्चन है, 98 में आया था, ठीक है ना। करेला पीएमटी हुआ करती थी 98 में आया था। 5 ऑप्शन होते थे करेला पीएमटी, मैंने 4 ही लिखे हैं बस, पेपर में 5 ऑप्शन दिए होते थे, तो करेला को ढंग से लिख देते हैं, करेला पीएमटी 98, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन है, उसका फॉर्मूला CnH2n+2 है, इसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है आपको 29, N निकालना है, N निकालना है, N निकालना है, ठीक है ना। आइए निकालें। मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, कितना आ गया ये 58 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, 58 ग्राम पर मोल, क्लियर है। बाई फॉर्मूला अगर फॉर्मूले से निकालना हो तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना होगा, कार्बन का वेट होता है 12, कार्बन है N, हाइड्रोजन का होता है 1, 2n+2, ठीक है। कितना आ गया ये 12n+2n+2, 14n+2। अब ये दोनों हैं तो एक ही हाइड्रोकार्बन के मासेस, अब ये दोनों हैं तो एक ही हाइड्रोकार्बन के मासेस, तो सॉल्व कर दो। 14n+2 बराबर 58, 14n बराबर 56, n बराबर 56 बाई 14 4, n बराबर 56 बाई 14 कितना आ गया 4। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर कितना हो गया बच्चों इसका, डी ऑप्शन, क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर थे, हमने फॉर्मूले से निकाला मोलर मास, वेपर डेंसिटी से निकाला मोलर मास, और दोनों को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। दोनों को क्या कर दिया, सॉल्व नहीं सॉल्व, सॉल्व नहीं किया हमने, सॉल्व किया। उत्तर प्रदेश में लोग ओ नहीं करते, हाँ वहां ओ नहीं होता, वहां ए होता है। जैसे वहां लोग टॉप नहीं करते हैं पेपर में, टॉप करते हैं, टॉप करते हैं टॉप। आपको भी एग्जाम में क्या करना है, टॉप करना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस is 11.2. Find the volume
occupied by 11.2 gram of this gas at STP। ऐसा क्वेश्चन भी भाई करने को आ सकता है भाइयों एंड गर्ल्स, इस प्रकार का क्वेश्चन भी करने के लिए आएगा। यहां पर देखिए मैंने क्या किया, गैस के साथ खेल दिया। अब मैं वेपर डेंसिटी और जो तीसरा वाला फॉर्मूला मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया है उनको मिक्स कर रहा हूं, उनको क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं। ठीक है ना, देखो ध्यान से। आप जानते हैं गैस के मोल्स क्या होते हैं, आप जानते हैं गैस के मोल्स क्या होते हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, यही तो होता है। वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, यही होता है मोल निकालने का तरीका। हमें गैस का वेट दिया है, तो अगर वेट दिया है तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, वेट ऑफ गैस अपॉन एम गैस, वेयर एम इज द मोलर मास। ये होगा वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। इज इट क्लियर? सही लिखा है कि गलत है? दो इक्वेशंस को बराबर कर रहा हूं, देखो मोल के दो फॉर्मूले को आपस में रिलेट कर रहा हूं। वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। वेट ऑफ गैस मोलर मास को लिख सकता हूं 2 इंटू वीडी, 2 इंटू वीडी, हाँ सर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अपॉन 22.4 लिख सकता हूं क्या ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब देख लो, वेट ऑफ गैस DLI, DLI, वेट ऑफ गैस DLI, वेपर डेंसिटी DLE है 2 DLI, वो तो बचपन से DLI है। 22.4 पता है, वॉल्यूम निकल आएगा। पुट द वैल्यूज, वेट ऑफ गैस 11.2, वेपर डेंसिटी 11.2, V एट STP अपॉन 22.4, ये काटे वो काटे, वॉल्यूम एट STP आएगा 11.2 लीटर। वाह क्या क्वेश्चन है, सब कुछ 11.2 ही आया। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, देखो आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, देखो आसानी से, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा अगर, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूलों को आपस में रिलेट दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों फॉर्मूलों को आपस में रिलेट कर दिया हमने, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अरे ठीक है जी हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी। तो बच्चों ये कहानी हो गई हमारी वेपर डेंसिटी से रिलेटेड, सारी की सारी कहानी हमने कंप्लीट कर ली। वेपर डेंसिटी की बात हम लोग कर चुके हैं। आज के लेक्चर में देखो क्या क्या बातें हो गई हैं। आज के लेक्चर में हमारी बातें क्या क्या हो चुकी हैं तुमसे। आज के लेक्चर में हमने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, उस पर क्वेश्चन करा दिए, और टुडेज गोल में जो पहला गोल बताया था वेपर डेंसिटी, उसको चौकोर कर दिया। अब दूसरे गोल की तरफ जा रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ, परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ। तो आइए बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है? परसेंटेज कंपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अगले लेक्चर में यूज होने वाला है एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर। ये जो कॉन्सेप्ट है यूज होने वाला है बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर। तो परसेंटेज कंपोजिशन का बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है परसेंटेज कंपोजिशन का? भाई सपोज कीजिए आपके पास कोई एक कंपाउंड है, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक कंपाउंड है, लेट अस से मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक है। लेट अस से मेरे पास क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, है ना, एक मॉलिक्यूल है। अब इस एक मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम ही ऑक्सीजन के, ठीक है। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि इस एटम के मास का, इस मॉलिक्यूल के मास का कितना परसेंट कार्बन ने दिया, कार्बन ने दिया। तो मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट
इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में तुम्हें एलिमेंट का निकालना है तो तुम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करोगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मैंने तुम्हें बताया था, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स किसी एलिमेंट के होते हैं उसे उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट में किसी भी, जैसे यहां पर कार्बन की एटॉमिसिटी 6 है, कितनी है 6, सॉरी 6, कितनी है 6। हाइड्रोजन की है 12, ऐसे यहां पर ऑक्सीजन की कितनी है 6, ठीक है, ऑक्सीजन की है 6। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, दोबारा लिखते हैं यार, अच्छा नहीं लिखा, पीले से लिखते हैं ना, फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या यूज करोगे तुम लोग, मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट। इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड लिख लो, सत्यानाश हो गया इसका, या इन अ मॉलिक्यूल लिख लो, तो वो होगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूल का मास इनटू 100। अरे भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस से बनाया फॉर्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस का फॉर्मूला है बच्चों। देखो कॉमन सेंस से ही तो बनाया है भाई। अगर मैं तुमसे पूछता इस वाले एग्जांपल में कि मेरे को कार्बन की वो बता दो मास परसेंट, तो मुझे इसमें ग्लूकोज में कार्बन की मास परसेंट बता दो, तो तुम ऐसे ही तो निकालते, मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन का मास बटे ग्लूकोज का मास इंटू 100। मास ऑफ कार्बन कितना होता, 6 एटम है, इंटू एक एटम का मास 12, 6 एटम है इंटू एक एटम का मास 12 अपॉन ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास 180 होता है, निकाल चुके हैं, इंटू 100। ये देखो यही तो करते, इसी चीज को फॉर्मूला बना के लिख दिया, बस कोई बड़ा काम तोड़ना किया, इसी चीज को क्या कर दिया, फॉर्मूला बना के लिख दिया। क्लियर है मेरी बात, इसी चीज को फॉर्मूला बना के लिख दिया, टिंग टिंग टिडिंग, खत्म हो गया। ऐसी अगर मैं तुमसे पूछूं मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो तुम लिखते 12 एटम है, एक का मास है 180 इंटू 100। इसी तरह से तुम ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो। तो मास परसेंट अगर किसी एलिमेंट की निकालनी है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कई बार तुमसे इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा वो ऐसे पूछेगा, कई बार वो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसे बोलेगा तुमसे कि भाई कोई पॉलीमर दे दिया बड़ा सा जिसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता, कोई पॉलीमर दे दिया जिसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता, ठीक है, कोई पॉलीमर दे दिया जिसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता, तो ऐसे केस में तुम्हें मास परसेंट दे देगा और तुमसे पूछेगा इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ। मास परसेंट दे देगा और तुमसे पूछेगा बच्चों इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो बच्चों मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या होगा, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, भाई मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का मिनिमम मास, सपोज करो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, मुझे उसमें नाइट्रोजन की मास परसेंट पता है, लेकिन मॉलिक्यूल इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैं तुम्हें इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं बता सकता। मैं कहता हूं इस मॉलिक्यूल का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इस मॉलिक्यूल का कब होगा, जब इसमें नाइट्रोजन का एक ही एटम होगा, एक से ज्यादा होंगे तो मास ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस एटम के बारे में उसने तुम्हें डाटा दिया है, जिस एटम के बारे में उसने तुम्हें डाटा दिया है उसके नंबर ऑफ एटम्स हमेशा 1 पुट कर दोगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या पुट कर दोगे, हमेशा 1 पुट कर दोगे, ठीक है, उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या पुट कर दोगे 1, और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स क्या पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे और उसका आ जाएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो जब भी कभी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है तो आप इस प्रकार से नंबर ऑफ एटम्स को 1 पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, इस तरीके से आंसर निकल आएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा।
फाइंड मास परसेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड mass percent of all elements in Fe2SO4 whole thrice। Fe2SO4 whole thrice में आपको मास परसेंट निकालना है। तो Fe2SO4 whole thrice में मास परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस। देखिए आयरन के 2 आइटम है, 56 इंटू 2 प्लस इस ब्रैकेट का जो 3 है उसको बाहर मल्टीप्लाई कर दो। एक सल्फर है 32, 4 ऑक्सीजन है 16 इंटू 4। एक सल्फर है 4 ऑक्सीजन है 16 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे आप बहुत मेहनत के साथ तो आएगा 112 प्लस 288 400। एक मॉलिक्यूल का मास निकल आया 400। आप एक मॉलिक्यूल का लें या एक मोल का लें फर्क नहीं पड़ता, यूनिट से यूनिट कट जानी है, परसेंटेज यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब Fe2SO4 का होल थ्राइस देखिए, इसमें 2 एटम तो किसके हैं, आयरन के हैं, प्लस सल्फर के कितने हैं 3। सर हमें तो एक ही दिख रहा है, हमें तो एक ही दिख रहा है। अरे ये बाहर 3 का मल्टीप्लाई भी तो है, ये बाहर 3 भी तो बैठा है। तो एक सल्फेट में 3 है, सल्फेट 3 है ना टोटल। ऐसी ऑक्सीजन के कितने हैं सर 4 नहीं 12। कितने 12, 4 इंटू 3 12, ठीक है ना। तो आइए अब निकालते हैं मास परसेंट ऑफ आयरन, नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास 56 होता है आयरन का, मॉलिक्यूल का निकाल चुके हैं 400 इंटू 100, 112/4 कितना आ गया 38%, ठीक है। सॉल्व हो गया। ऐसे ही निकालिए मास परसेंट ऑफ सल्फर, 3 एटम है 32 मॉलिक्यूलर मास होता है, 24, ठीक है। और ऐसे ही ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, कहां लिख दूं, अगली साइड पे लिख देता हूं। बारह आइटम है, 16 एटॉमिक मास होता है, चार से 3 बार काट दिया, 4 3 12, ठीक है डन। 48%। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा मास परसेंट का। और एक क्वेश्चन लेते हैं मास परसेंट के कंसेप्ट पर। कंसेप्ट एकदम पक्का करके छोड़ेंगे आज, कंसेप्ट एकदम पक्का करके छोड़ेंगे, कंसेप्ट को एकदम लपेट के छोड़ेंगे। कार्बोनेट ऑफ अ मेटल has formula M2CO3। Carbonate of a metal has formula M2CO3 if weight percent of oxygen in carbonate is 48%, the molar mass of metal is, इसको बल्कि मोलर मास की जगह एटॉमिक मास लिख लो, ज्यादा बेटर है। एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 20, 23, 7, 39, ठीक है ना। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं। मेटल का फॉर्मूला है AIPMT 1996 का प्रश्न है।
इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आया है। एक कार्बोनेट है, कार्बोनेट का फॉर्मूला M2CO3 है। वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बोनेट इज 48%। एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज, ये है, पूछा है, निकालो निकालो निकालो। सॉल्व करें, आओ करें। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों? मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन के एटम 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ये दे रखी है 48, ऊपर बन गया 48। मॉलिक्यूलर मास, मेटल का एटॉमिक मास मान लो m है या x मान लो, फिर तुम कहोगे m तो मेटल का सिंबल था, यहां m क्यों लिख दिया। 2x प्लस कार्बोनेट एज अ ग्रुप का होता है 60। कुछ ग्रुप्स के सीधे सीधे याद रखो। सल्फेट का होता है 96, कार्बोनेट का होता है 60, नाइट्रेट का होता है 62। इन्हें सीधे याद रखो, डायरेक्ट लगा दो, आसानी होती है कैलकुलेशन करने में, बहुत देर नहीं लगती। इंटू 100, ये काटे 2x प्लस 60 बराबर 100। यहां से बच्चे x कितना निकल आएगा? 40/2 20। एटॉमिक मास निकल आया 20। अब ये मोलर एटॉमिक मास है, सिंगल एटम का मास है, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसने तो हमसे एटॉमिक मास पूछा है और यूनिटलेस क्वांटिटी दी है, तो ये हमारा हेडेक है ही नहीं, है ना, ये हमारा हेडेक है ही नहीं। एटम का मास उसने पूछा है, एटम के मास की हमने बात उसे बता दी, ठीक है ना। एटम का मास उसने हमसे पूछा है और एटम के मास की बात हमने उसको बता दी, बता दी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर, सब एकदम बढ़िया, हंकी डोरी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन अ ब्लड सैंपल, in a blood sample, hemoglobin contains 0.56 gram, 0.56% iron by mass, ठीक है। फाइंड मिनिमम molecular mass of हीमो, सत्यानाश इसका, महासत्यानाश इसका, हीमो। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, आपको हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास निकालने का है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हीमोग्लोबिन का किसी कीमत पे याद नहीं होगा हमें, है ना, ना याद हो पाएगा ना हमें याद करना है। हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आयरन का मास परसेंट दिया है, आयरन का मास परसेंट दिया है। दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका फॉर्मूले का, पहला तरीका फॉर्मूले का, जो फॉर्मूला बताया है उससे कर लो। पहला तरीका फॉर्मूले का, उससे कर लो। क्या बताया मैंने कि अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए बच्चों, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बच्चों, आयरन के एटम्स कितने होंगे बच्चों? एक। जिसकी मास परसेंट दी है उसका एटम मान लो एक, ठीक है बच्चों, कर दो। मास परसेंट ऑफ आयरन बराबर एक एटम है, एटॉमिक मास 56 है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है, इंटू 100 है, यह है 0.56, 56 एम मिनिमम इंटू 100। एम मिनिमम कितना निकल आएगा? 56 इंटू 100 अपॉन 0.56,
10,000 ग्राम पर मोल। 10,000 ग्राम पर मोल फाइनल आंसर। ये तो फॉर्मूले से आ गया बच्चे, ये तो फॉर्मूले से आ गया। किससे आ गया? ये फॉर्मूले से आ गया, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। दूसरा तरीका इसे करने का, इसी फॉर्मूले को लिखने का दूसरा तरीका, इसकी ट्रिक बन जाती है। मैं बता रहा हूं ट्रिक, मेरा नाम है ऋतिक, मैं बता रहा हूं ट्रिक, मेरा नाम है ऋतिक, तो इसलिए मैं जो भी बताऊंगा ट्रिक वो नहीं होगी केवल ट्रिक, वो होगी रिट्रिक। ऋतिक की ट्रिक रिट्रिक, ऋतिक की ट्रिक रिट्रिक। तो मैं जो बताने जा रहा हूं वो रिट्रिक है। रिट्रिक नंबर 1, मोल कॉन्सेप्ट की रिट्रिक का खाता यहां से चालू होता है। मोल कॉन्सेप्ट की रिट्रिक का खाता यहां से चालू होता है। फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्वेश्चन आए तो मोल्स ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट की बात वो कर रहा है आपसे, उसके मोल कंपाउंड के मोलों के बराबर होंगे। जिस भी एलिमेंट की बात कर रहा है उसके मोल कंपाउंड के मोल के बराबर होंगे। जिस भी एलिमेंट की बात उसने आपसे की है, जिसका डाटा उसने दिया है, उसके मोल आप सीधे कंपाउंड के मोल के बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतनी सब कुछ कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी। परसेंट की बात कर रहा है, कंपाउंड का वेट कितना हो गया? 100। आयरन का वेट कितना हो गया? कंपाउंड अगर 100 है तो आयरन कितना हो गया? 0.56 डिवाइडेड बाय आयरन का मोलिकुलर एटॉमिक मास 56, आयरन के मोल, कंपाउंड का वेट 100 अपॉन इसका मोलर मास m मिनिमम। लो एक लाइन में आंसर आ गया। ये लो एक लाइन में आंसर आ गया, 56 इंटू 100 अपॉन 0.56। 10,000 ग्राम पर मोल एटॉमिक मास निकालना हो, ग्राम पर मोल में निकाल के छोड़ सकते हो, केवल 10,000 भी छोड़ सकते हो, ऑप्शन पे देख लेना। एक एटम का निकलवा रहा है कि एक मोल एटम्स का निकलवा रहा है? ये देखो आ गया एक ही लाइन में। इतनी सारी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये थी तुम्हारी रिट्रिक नंबर 1। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए जिस भी एलिमेंट की मास परसेंटेज दी ली है उसके मोल और कंपाउंड के मोल बराबर बराबर होंगे। सिंपल सिंपल। लेते हैं इस वाले कंसेप्ट के ऊपर आखिरी क्वेश्चन, और ये जो कि इवेंचुअली आज के लेक्चर का भी आखिरी क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी पिछले सालों में। लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? ये इफ मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को मैं एचबी लिख रहा हूं क्योंकि बार बार हीमोग्लोबिन लिखा नहीं जाता अपने से, 80,000 ग्राम पर मोल एंड मास सत्यानाश, मास सत्यानाश ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन is 0.28%. Find number of atoms of iron per molecule of hemoglobin. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 3, 4, 6, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना? हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 80,000 ग्राम पर मोल, जो एक मोल का है वही एक मॉलिक्यूल का है, अंतर केवल एमयू में है, मास पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मास परसेंट ऑफ आयरन आपको दे रखी है 0.28। इस बार उसने आपसे एटम्स पूछे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। मास परसेंट ऑफ आयरन इज, मास परसेंट ऑफ आयरन इज number of atoms of iron into atomic mass of iron upon molar mass 80,000 into 100। लीजिए सॉल्व हो गया। एआईपीएमटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एआईपीएमटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चे? तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा?
मास परसेंट है 0.28 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 56, ये निकल के आएंगे 4 एटम्स। सॉल्व करेंगे आप बहुत मेहनत के साथ, तो आंसर आएगा बच्चों 4 एटम्स। तो आंसर आ गया कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बात कर ली आपसे परसेंटेज कंपोजिशन की, वेपर डेंसिटी की, गैस के एसटीपी पर मोल निकालने की। इन 3 कंसेप्ट्स पर आज आपसे बात हुई, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर तक आप लोग अब क्या क्या सीख गए हैं? आप लोग मोल निकालना सीख गए हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑल द 3 फॉर्मूलाज। आप लोग वेपर डेंसिटी के न्यूमेरिकल करना सीख गए हैं। आप लोग मास परसेंट निकालने क्वेश्चन करना सीख गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उससे बनते हैं। और हम नेक्स्ट लेक्चर में ही शुरुआत करेंगे स्टोइशियोमेट्री की। स्टोइशियोमेट्री की आज जो दुकान खुली है, ट्रिक्स की दुकान, जिसका शटर आज खुला है, उस दुकान में बहुत तगड़ा तगड़ा माल भरा पड़ा है। और उस तगड़े तगड़े माल की नुमाइश मतलब एग्जीबिशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी। और स्टोइशियोमेट्री वाली क्लास में तो आपको जो ऐसा ऐसा माल मिलने वाला है, ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिलने वाली हैं कि आपकी तबीयत एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगी। आपको बड़ा मजा आने वाला है, इस बात की गारंटी देता हूं। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको बड़ा मजा आने वाला है, इस बात की गारंटी देता हूं। और स्टोइशियोमेट्री का जो डर है आपके दिल से वो निकल जाएगा, इस बात की भी गारंटी देता हूं, ठीक है ना। तो गारंटी तो मैं बहुत सारी चीजों की देता हूं, कमिटमेंट भी बहुत सारी चीजों का करता हूं, लेकिन तुम जानते ही हो कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं, बाकी तुम खुद समझदार हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बहुत मजा आया आपको पढ़ा के। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, प्यार से फोड़ते रहें रफ्तार से। जिंदगी में मेहनत करना ही हमारा सबसे बड़ा काम है और मेहनत करते रहना ही जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि मेहनत करेंगे तो प्रोग्रेस करेंगे, प्रगति करेंगे तो जिंदगी है। पानी जब तक चल रहा है नदी है, निर्मल है, पावन है, स्वच्छ है। रुक गया तो नाला बन जाता है, तालाब बन जाता है, फिर उसमें भैंसें नहाती हैं। बहता हुआ पानी गंगा है और रुका हुआ पानी नाला है, फिर उसमें भैंसें नहाती हैं, लोग नहाते हैं, है ना। लोग लैंड होते हैं उसके अंदर, विभिन्न द्रवों का सेवन करने के बाद लोग नालों में लैंड होते हैं, है ना। इसलिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, प्रोग्रेस करते रहना है और एक दिन मंजिल आपके सामने जरूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी विश्वास के साथ थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।